अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा, हम किस बात पे हंस रहे हैं? हम इस बात पे नहीं हंस रहे कि जो 3 अजला में इलेक्शन, 3 जगहों पे इलेक्शन होने थे, कराची, हैदराबाद और बदीन, वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी हो गए। हंसें के रोएं? नहीं, ये तो देखिए बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। कुछ बारिश भी हो रही है और बड़ा ही साफ साफ नज़र आ रहा है कि हु डिज़र्व्स इट, हु डजंट डिज़र्व इट। तो नहीं, बट ऑनेस्टली उनका ये कहना है कि फोरकास्ट है बारिश की और लोग शायद निकल के वोट ना दे सके। यही कहना है। I wonder, let's wait कि भाई सोचिए कि बारिश हो रही है और लोग अगर ना निकल सके तो दैट इन इटसेल्फ इज वेरी डिसाइसिव कि क्यों निकलेंगे और क्यों देंगे वोट। हालात देखें किसने ठीक की है। ऑन द अदर हैंड, लाहौर में आपको पता है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और ठीक ठाक बारिश हुई है, लेकिन शहर का निज़ाम चल रहा है और अगर कहीं वोटिंग या पोलिंग हो रही होती तो लाहौर शहर में वो भी ठीक ठाक तरीके से हो जाती। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर बारिश की पेशगोई के पेश नज़र बल्दियाती इंतखाब का इतना अहम प्रोसेस मुलतवी कर दिया गया है। इन रियलिस्टिक टर्म्स अब हमें पता है कि जब यहाँ बारिश होती है तो देयर इज़ नो कंपैरिजन के लाहौर और इस्लामाबाद और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ लाइफ कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। यहाँ मैनेज नहीं कर सकते। जो मंजर हम देख रहे हैं ना, ये लाहौर के, और यहाँ पे लाइफ डज नॉट कम टू अ स्टैंड स्टिल और इनफैक्ट सब कुछ अच्छा धुल धुल जाता है। ये प्रेजेंट विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। आपको पता है कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है कुछ घंटों में? 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नशेबी इलाकों में तो शहर में पानी खड़ा होता ही है, लेकिन उसके अलावा शहर का निज़ाम ठीक ही रहता है। आई वॉज रीडिंग अ थ्रेड, उन एक डॉक्टर साहब ने से इंटरव्यू था जिन्होंने ये DHA कराची के सीवेज सिस्टम जो 2007 के बाद एक्चुअली बने, और उसका पहला पैराग्राफ ये था कि 2007 से पहले कराची में एक ड्राई स्पेल था, तो नेचुरली यहाँ पर फुटपाथ की ज़रूरत नहीं है, तो फुटपाथ है नहीं, अदरवाइज़ वो ड्रेनेज बनाने के लिए एक रास्ता बन जाता है ना, इस वजह से उनको सड़क खोदकर बीच में गट नाले बनाना पड़े। और किसी ने सोचा ही नहीं कि कराची में कभी बारिश होगी भी नहीं। वैसे ये क्या थॉट प्रोसेस है, या कभी उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया गया जिन्होंने कभी नहीं सोचा और इतनी बड़ी आबादी बन गई, करोड़ों के प्लॉट बिककर लोग रहना शुरू हो गए, कि कराची में कभी बारिश होगी? हम ऑलमोस्ट मतलब क्योंकि रोज कुछ ना कुछ हम देख लेते हैं, कुछ ना कुछ सुन लेते हैं, जिससे दोबारा से बात रिविजिट करने को जी चाहता है कि जब सिटी प्लानिंग हो रही होती है तो क्या आगे 5 साल देखे जाते हैं? मतलब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं, बहुत आगे की सोच के शहर जो हैं वो बने जाते हैं। ये कराची के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने यकीनन आगे का बिल्कुल नहीं सोचा। ये तो देखते लगता है इसको देख के कि कोई बना रहा होगा तो उसने लिटरली 2 साल का सोचा होगा कि अच्छा जी 2 साल तो बारिश नहीं हो रही। अब हम यही चीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सेकंड, नो फुटपाथ्स हुमा, सो फुटपाथ्स भी नहीं है ना, क्योंकि हमें सब बेचना है, इसलिए फुटपाथ्स तो है नहीं, इसलिए हम कहाँ ड्रेन डालेंगे? इतना हम फुटपाथ को भी वो प्लॉट क्यों दें जो कि हम बेच सकते हैं? बात ये है कि अगर थोड़ी सी सिटी प्लानिंग की बात करें, पूरी दुनिया में ये ज़रा रिविजिट की जा रही है चीज़, बिकॉज अभी हम कल ही बात कर रहे थे अब्दुल्ला की यूरोप में कितनी गर्मी हुई है और वहाँ जो निज़ाम है वहाँ पंखे भी नहीं लगे होते घरों में, क्योंकि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है कि जी हमारे यहाँ गर्मी हो सकती है। उनका फॉर ईयर्स, फॉर एवर इनफैक्ट एक सर्टन लेवल तक टेम्परेचर गया है, और जिन्होंने कुछ करना होता है, कुछ सेंट्रल AC कर लें, समथिंग लाइक दैट, बहुत कम जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब उनको भी पता चल रहा है कि जब गर्मी पड़ती है तो क्या क्या होता है। आपको पता है कि यूके में तो कितनी आग और पता नहीं क्या क्या वहाँ हो रहा है गर्मी से। आपने वो लंदन ब्रिज के हालात नहीं देखे थे कल? वो लोग वो कहते हैं लाहौर कनाल है, लोग पुठियां छाला मार मार के लंदन में वो नीचे गिर रहे थे दरिया में। खैर, करना पड़ता है। और भी बहुत कुछ है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात, हैदराबाद और बदीन के बल्दियाती इंतखाबात, ये सब तो हो गए हैं मुलतवी, क्योंकि 24 से आगे 2 दिन तक बारिश की पेशगोई की गई है। उसके बाद मुहर्रम है और अब ये बताया जा रहा है कि अगस्त में मुहर्रम के बाद कहीं जाके इलेक्शन होंगे। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज पे चले जाएं। अब पहले ये बातें तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन लिटरली अब्दुल्ला शफीक ने तो कल क्या दिल जीता। एक तो मेरा हम नाम, ऊपर से बेहतरीन क्रिकेट खेलता, लेकिन बस वो एक डिफरेंस है, वो गाता भी बहुत अच्छा है। बस एक ही डिफरेंस, मतलब और कोई तो हमारा डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह हम भी क्या खेलते हैं और हम भी जिता रहे होते हैं मैचेस। अब्दुल्ला बस नाम तक ही सिमिलैरिटी और कुछ नहीं है, एवरीबॉडी नोज। तो फिर अच्छा चलें, अब हमने इस नौजवान का जिक्र कर ही दिया है। भाई नौजवान जो है ना वो शौकीन है और माशाल्लाह क्या परफॉर्मेंस थी। 6ठा टेस्ट था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 96th टेस्ट खेल रहा है। इतनी मैच्योरिटी का मुजाहिरा इसने किया, एंड हैट्स ऑफ टू यू लड़के। व्हाट अ फाइंड, वैसे बड़ा
मजा आया। कि देखो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए इंडिविजुअल को। एक तरफ क्रिकेट चल रही है और कमाल की क्रिकेट, दूसरी तरफ वो गिटार बजा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेट है दोनों साइडों पे। आप देख लें स्क्रीन की, ही हैज़ व्हाट इट टेक्स। अच्छा, अब जरा हल्की फुल्की मौसीकी के बाद हम आएंगे भारी भरकम पॉलिटिक्स पटाख पे। अच्छा और जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आपको याद है तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो वो कहते थे कि उनके पास ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो सबकी विकेटें उड़ा देगा, मगर वो फिर ट्रम्प कार्ड क्या था, वो गैर आईनी इक़दाम निकला। अब नून लीग कह रही है कि परवेज़ इलाही को कल वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे। इस वक्त हालात ये हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अरकान के लिए होटल में कमरे बुक करा लिए और एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के सुभान अल्लाह इल्जामात लग रहे हैं। कमरे बुक करा लिए जो रेड कोट हो रहे हैं ना 40 करोड़, मतलब लुक एट देम यार, तो क्या हो रहा है, कौन बिक रहा है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून का अज़म है कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। और एक्चुअली सुन ले, खुद ही सुन ले। देखिए जी, जब तक कल जुम्मे को इंशाल्लाह इलेक्शन होगा नहीं, हम पूरी उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आला जो हैं वो हमदा साहब हैं और इंशाल्लाह फ्राइडे को कोई ना कोई सरप्राइज जरूर मिलेगा। आप क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह वज़ीर आला अभी भी हमजा साहब है और इंशाल्लाह बाई के बाद भी हमजा साहब भी होंगे। जी भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? हमजा शहबाज रहेंगे? मैच अभी जारी है, पंजाब हुकूमत हमारी है। इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज हैं और रहेंगे। अच्छा जी, इससे पहले आपको याद दिला दें कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कह चुके थे कि वो इतनी आसानी से परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। और अब PTI का दावा है हुकूमत इनके MPs ख़रीदने की कोशिश कर रही है, जिस तरह आप वो 40 करोड़ वाले बात कर रहे थे। बल्कि उन्होंने राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया इस बात पर। एक ऐसा शैतानी खेल पंजाब में शुरू किया गया है कि जिसकी मजम्मत की कोई इंतहा ही नहीं। वज़ीर दाखिला जो है टीवी के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। कराची में जो हालात हुए, इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। MPA ख़रीदने के लिए 40-40 करोड़ रुपया जो है वो आसफ जरदारी यहाँ पे दे जा रहा है। 35-35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफर हो रही है। हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे। आसफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ़्तार करके जेल में डाला जाए और इनके ऊपर इलेक्शंस में ख़रीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाए। चलिए जी, ये तो फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ था और इनके बड़े बजा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन्होंने गिरफ़्तारी का मुतालबा भी कर दिया। लेकिन इलेक्शन वाले दिन आपको याद है, एक रात पहले ही शरफ़पुरी साहब इस्तीफ़ा दे बैठे थे और उसके अगले दिन क्लियर कट ऑडियो, जिसकी किसी ने तरदीद नहीं की कि ये हमारी आवाज़ नहीं है या हमारी गुफ्तगू नहीं है, ये कह दिया कि हम तो मजाक में बात कर रहे थे। हालांकि मतलब कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला आदमी ये सोच समझ सकता है कि वो मजाक नहीं था, क्योंकि ऑन द अदर हैंड जिस शख्स से वो बात की जा रही थी उसने शेख रशीद को ये याद दहानी भी करा दी कि खुदा के बंदे ये टेलीफोन लाइन है, व्हाट्सएप कॉल नहीं है। कर रहा था, वो कहते नहीं चिल हो जाओ, कुछ नहीं होता। तो वो कुछ नहीं होता क्या पूरी आवाम ने सुन लिया? बट क्या इट डज इट पैसे पहुंच गए ने, ये मतलब क्लियर कट बात थी। तो वो हलाल हॉर्स ट्रेडिंग है और ये हराम है। अच्छा, लेकिन साथ रेट कार्ड भी अब आपको बता दें, शहबाज गिल के नज़दीक रेट जो है वो कुछ और है और उनका कहना है कि एक MPA को 25 करोड़ में ख़रीदा गया। इमरान खान ने ट्वीट किया कि उनके MPs को 50-50 करोड़ की ऑफ़र लग रही है और तहरीक इंसाफ ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ले गई है। ख्वाजा आसिफ का कहना है PTI के झूठ का अंदाज़ा लगाएं कि हर कोई अलग अलग रेट बता रहा है। भाई एक रेट कार्ड होगा ना कि किसको कितने में ही काफ़ी है। एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी को ऑफर हुई है, तो ये रकम क्यों मुख्तलिफ है? ये सारा एक ड्रामा है कि जी पैसे ऑफर हो रहे हैं, किसके पास इतने वसाइल हैं, किसके पास इतनी दौलत है कि वो एक एक बंदे को 50-50 करोड़ रुपया जो है ऑफर करे। PTI के अंदर जो रैंक एंड फाइल है उनका वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 10 सीटों वाला जो है चीफ मिनिस्टर हम बनाएं, वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। उनमें कुछ कैंडिडेट भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि जी वो चीफ मिनिस्टर बने।
यही नहीं, राना सनाउल्लाह के खिलाफ चौधरी परवेज़ इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि तौहीन अदालत कहाँ हुई, ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया, अब आप क्या चाहते हैं। बाबर आवान ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने हमारे MPAs इधर उधर करने की धमकी दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं, दरख्वास्त के साथ बयान भी तो लगाएं। 2 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। उधर मुस्लिम लीग नून भी इल्ज़ाम लगा रही है कि PTI इनके अरकान खरीदने की कोशिश कर रही है। नून लीगी MPA इलियास चन्योटी ने भी PTI पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे साथ रब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले जो हमारा दूसरा हमारा एक गुजरा है मरहला, उसमें मुझे मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को हमजा साहब वज़ीर आला कामयाब होंगे। चलें, थोड़ा सा मतलब वो हज करके आए हैं अभी, इसलिए इनके बयान पे आप खुद भी गौर कर सकते हैं। यही नहीं, 2 उनके लिए हैं, क्या 2 उनके लिए जो डीलिंग कराते हैं। सो आपका कोई है जानने वाला है? ये तो बड़ा एक बिजनेस, ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल काम चल रहा है भाई। काम चल रहा है। MPA तो है नहीं, आगे सुने, डीलिंग आप करा सकती हैं। आगे सुने, क्योंकि किसी को तो इस बात पे गम भी हो सकता है कि कहाँ 50-50 की बात हो रही है और किसी को 10 हो रहे हैं। मतलब रेट तो एक रखना चाहिए। तो यही नहीं, तहरीक इंसाफ के 50 बहुत ही मजे का खेल, 40-50 नहीं कोई दे सकता होगा। I don't think so. बट जब बातें हो रही हो 40-50 की, जैसे दोस्तों में हो रही होती है कि जी मैंने इतने में ये चीज़ खरीदी है व्हाटएवर, तो बीच में एक और प्राइस रेट आ जाए तो फिर हमारे यहाँ तो बकरों की ऐसी डिस्कशन होती है। तहरीक इंसाफ के MPA उमर फारूक, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग ने उन्हें खरीदने की कोशिश की है। अब उनका भी कितने में, ये अभी सुन लेते हैं ना, कितने में दिया। जो इन्होंने एक लाया अमल रात का शुरू किया हुआ है, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम कल भी इमरान खान के साथ खड़े थे और आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। आने वाले कल का नहीं बताया, लेकिन कल खड़े थे आज भी खड़े, आने वाले कल में सर्टनली कुछ भी हो सकता है। अच्छा, रेट नहीं पता कितने में लिया, वो वाला नहीं, मैंने एक पूरी लिस्ट वैसे बनाई है। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी को अलबत्ता उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का आईनी मरहला आईनी तरीके से हल होगा। हमारे पास इस वक्त 188 मेंबरान मौजूद हैं। सरकार और उनके कारिंदे मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं जो जमहूरी अमल की नफी करता है। जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो अफसोसनाक बयान है। उनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि 5 लोग गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे, कौन गायब करेगा और उन्हें गायब क्यों होना चाहिए? लोगों ने उन पर एतमाद किया हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का साथ देंगे और 22 तारीख को वाज़ेह अक्सरियत से उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब करेंगे। सुन लिया सारों को। बॉटम लाइन ये है कि भाई पहले ही पॉलिटिक्स मतलब एक मुश्किल भी खेल है जिसको काफ़ी लोग एक गंदा खेल भी समझते हैं। उसमें अब पैसों की बोलियां भी लगना स्टार्ट हो जाए, रेट कार्ड निकल आए, तो क्या आवाम का भी क्या भरोसा रह जाएगा कि इधर हो क्या रहा है। एनीबडी कैन बी बॉट एंड सोल्ड, यही लगेगा ना फिर। तो इस चीज़ को निकाल दें। अच्छा, वैसे ये नहीं सोचते कि इस सारी गुफ्तगू में और इस सारे प्रोसेस में ये हैं तो अल्टीमेटली सारे सियासतदान, ये हैं तो एक ही कबीला, ये खुद एक दूसरे को कितना गंदा करते हैं। मतलब क्या ही एतमाद है एक आम आदमी का फिर इस किस्म के लोगों पे जो अपने आप को आवाम का नुमाइंदा कहते हैं। खैर, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, वैसे जो इधर उधर बंदे करने की बात है ना, जिसपे शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने उनसे पूछा भी था क्या करेंगे, बंदे गायब करेंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं गायब क्यों करेंगे, मतलब वो खुद ही नहीं आएंगे। सो ये सारी गुफ्तगू भी हमें याद है। राना साहब हमारे साथ हैं। राना साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। राना साहब, तहरीक इंसाफ तो शफाफ तरीके से सर्टनली बरतरी हासिल कर चुकी है, आप लोगों ने हार मान भी ली इलेक्शन में। अब उसके बाद क्या प्लान आप लोग कर रहे हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि खुलेआम मंडी लगाई हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग का खोज लगा लिया है, रेट लिस्ट तक बता दी है, तो पकड़े नहीं गए सॉर्ट ऑफ? अगर ऐसा कुछ है तो ग्रेसफुली हार तस्लीम करें, उनको हुकूमत बनाने दें। ये मुझे लगता है कि मैं हुमा और अब्दुल्ला से बात नहीं कर रहा, बल्कि शीरी मज़ारी और जो है वो फवाद चौधरी जो है वो मेरे से बात कर रहे हैं। ये जो आपने सवाल किया है, ये सवाल नहीं, ये तो एक इल्ज़ाम है
जो कि इल्ज़ाम इस वक्त पीटीआई हमारे ऊपर लगा रही है वो झूठ बोल रही है। कोई हॉर्स ट्रेडिंग हमने नहीं की, वो जाली रेट लिस्ट जो है वो अनाउंस कर रही है, कोई हमारी रेट लिस्ट नहीं है। इसी तरह का प्रोपेगेंडा उन्होंने किया था जब अदम एतमाद की तहरीक थी। उसके बाद फिर आपने आज तक देख लिया कि अगर कोई सच्चाई होती, कोई बात होती तो सामने आती। वो भी उनका फ्रॉड था, प्रोपेगेंडा था, झूठ था। इसी तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। इस वक्त तक अगर कोई वेरीफाइड लोग बिके हैं तो वो सिर्फ 2 आदमी हैं। एक मियां जलील शरकपुरी साहब हैं और एक मौलाना गयासुद्दीन है शकरगढ़ से। दोनों को 10-10 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है। देने वाले लोग मौजूद हैं। गुलजमान को बुला लें, शेख रशीद को बुला लें, मुझे बिठा लें, मैं ये बात साबित कर दूंगा किस तरह से पैसे जो है वो दिए गए, किसके कहने पे दिए गए और किस तरह से ये मामलात हुए। तो ये काम वो खुद कर रहे हैं और सिर्फ शोर इसलिए डाल रहे हैं, वो जिस तरह से वो होता है ना कि चोर मचाए शोर, वो शोर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी चोरी की तरफ कोई ना देखे। तो राना साहब मतलब ये ड्राइंग रूम टॉक तो नहीं होनी चाहिए ना फिर? अब अगर पता है कि कौन पैसे दे रहा था, कौन ले रहा था, तो लेके जाएं आप, अपने लोगों को भी पकड़वाएं, उनके भी पकड़वाएं। मतलब इस किस्से को एक एग्जाम्पल बना के ख़त्म करें। ये तो हीर सेम की बातें होगी, ना नाम लिए जा रहे हैं, ना बताया जा रहा है। देन इसको तोड़ पहुँचाना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो ऑफेंड हो गई हूँ कि शीरीन मज़ारी और फवाद चौधरी, मतलब कोई और ही नाम ले लेते आप। फवाद चौधरी, आई मीन अब्दुल्ला, आगे चलें। मुझे तो बड़ा इश्तियाक हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज मुझे बुलाया क्यों नहीं गया। अगर आज सुप्रीम कोर्ट मुझे बुला लेता तो मैं वहाँ पे इनके चेहरे जो है ना उनके ऊपर कालक मली जानी थी। मैं वहाँ पे बताता कि उन्होंने मियाँ जलील शरकपुरी को किस तरह से पैसे दिए, मौलाना गयासुद्दीन को किस तरह से इन्होंने बैरून मुल्क जो है वो कितने पैसे दे के भेजा है। मौलाना लियास चरोटी जो हाजी नमाजी आदमी है, जो जिससे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो गलत बात करे, किस तरह से उसको जो है वो 10 करोड़ की ऑफ़र करते रहे और उसने बाकायदा मीडिया में आके एक सबूत के तौर पे जो है उसने सबके सामने बात की है। अगर वहाँ पे बुलाते तो मैं वहाँ पे इनको बिल्कुल बड़ी बुरी तरह से इनका फ्रॉड, इनका झूठ जो है वो बेनकाब करता। लेकिन बहरहाल अब वो मरहला गुजर गया। मेरा ख्याल आपको 22 के बाद ही कोई जो है वो बुलाया जाएगा। तो मामला ये है कि ये झूठे लोग हैं, ये इनका काम है इस तरह का प्रोपेगेंडा करना। इनका लीडर भी इसी तरह के प्रोपेगेंडे, कभी अमेरिका का, कभी मुझे मार दिया जाएगा, कभी किसी बात का। और इसका ये पूरी पार्टी जो है ये एक फ्रॉडियों और झूठों का एक जथा है जिसकी मैं समझता हूँ कि कौम को शनाख्त करनी चाहिए। अगर इन गुमराह लोगों की कौम ने शनाख्त न की और ये शख्स जो है और इसके साथ ये जो टोला है ये कौम को तकसीम करने और नौजवानों को गुमराह करने में कामयाब हो गया तो इस मुल्क का और इस कौम का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राना साहब, आप काफ़ी बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि जिस किस्म के इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब अगर वाक़ईतन कोई ख़रीदा या बिका है तो वो शरकपुरी साहब का एक आपने हवाला दिया जिनकी ऑडियो भी सामने आई थी। अब कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर? मतलब यहाँ पे आके बयान दे दिया, उस प्रोग्राम में जाके बात कर ली, इतना डर डर कर क्यों चल रहे हैं? वो तो जा रहे हैं आज बयान हलफी के साथ सुप्रीम कोर्ट में। देखें, कानूनी कार्रवाई इन सियासी मामलात में जो है उसके नताइज जो हैं वो क्योंकि फ़ौरी नहीं होते जबकि ज़रूरत फ़ौरी होती है। अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग जो इन्होंने की है, लोगों को पैसे दे रहे हैं, दिए हैं, तो उसके ऊपर एक्शन तो आज होना चाहिए ना। 22 के बाद जो है वो तो फिर वही बात है ना कि ईद के बाद किसी ने पजामा जो है वो उसको आग लगानी है। तो क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने में जो है वो वक्त लगता है और इन चीज़ों के नताइज जो है वो फौरी तौर पे दरकार होते हैं, तो इसलिए बजाय इसके कि इन चीज़ों को रोका जाए, बजाय इसके कि इन चीज़ों को नाकाम किया जाए, उसके ऊपर एनर्जी सर्व की जाए, तो ये मुनासिब नहीं होता कि आप जो है वो अदालतों में और दरख्वास्तों में जो है वक्त ज़ाया करें या उधर भागें। अब आप देखें ना कि इन्होंने कल का वकला को फीस दी होगी, कल का इन्होंने जो है वो दरख्वास्तें तैयार की होंगी, पिटीशन तैयार, तो सारा कुछ कर करा के जो है ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो क्या उसका रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं। वो तारीख भी अब मेरा ख्याल 22 के बाद पड़ गई है। तो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये बार फौरी नहीं होती, तो इसलिए इस किस्म की कार्रवाई जो है ना उस तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों का।
देखिए, कानूनी कार्रवाई इज़ द ओनली चारा, वो इस वक्त टाइमली नहीं है ये थोड़े से बहाने लगना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर राना साहब, आप ये बताएं कि आखिर में ये हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप ही की पार्टी के लोग, कुछ लोग खुलकर अब कहना शुरू हो गए हैं कि जिन्होंने आपको हुकूमत में आने के लिए मजबूर किया, मुश्किल फ़ैसलों के सियासी नुकसान उठाने पर मजबूर किया, वो उसके बदले में मदद कोई नहीं कर रहे, तो असल लाडले इमरान खान ही हैं। तो आपको भी यही लगता है कि थोड़ा सा धोखा हो गया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बाकी हर आदमी को अपनी राय देने का जो है वो इख्तियार हासिल है। हमें कोई मजबूर करके जो है वो हुकूमत में नहीं लेके आया। हमने बाकायदा, हमारा एक मौक़िफ़ था और वो मौक़िफ़ यही था कि हमें पहले तो अदम एतमाद के ऊपर हमारी राय मुख्तलिफ थी। उसके बाद फिर ये था कि अगर अदम एतमाद हो गया है तो हमें जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम एक इत्तेहाद में थे और इत्तेहाद की मेजॉरिटी जो है उसके मजबूर करने पे जो है वो हमने जो है वो हुकूमत में हम आए। हमें किसी ने कोई ना इस किस्म की कोई तसल्ली दी थी, ना इस किस्म का वादा किया था, ना हम कोई किसी के मजबूर करने पे आए हैं। हाँ, हमने जो एक मुआहदा किया था उन लोगों से जो कि पीटीआई के लोग थे कि अगर आपकी सीटें जो है वो ज़ाया होंगी तो हम आपको इलेक्शन में जो है वो सपोर्ट करेंगे, वो हमारा मुआहदा जो है वो दुरुस्त नहीं था। आज इन 20 सीटों पे ये जो 20 लोग जिनके ज़ुम्मे 3.5 पौने 4 साल की इमरान खान की इंतहाई जो है वो नालायक नाअहल हुकूमत का मलबा था, कोई लोगों के काम नहीं हुए, लोगों के हल्के खंडर बने हुए थे, ये लोग आवाम के पास जाते ही नहीं रहे, लोगों को मिलते नहीं रहे। अब जब इलेक्शन था तो यही आपने हमें कह दिया कि आपको हमसे बात करते हुए फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, ऑनेस्टली राना साहब, वी हैव नॉट, और उनको लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, जब हमसे बात करते हैं तो ठीक है, हम जिससे भी सख्त सवाल करते हैं उसको बुरा ही लगता है। वील टेक दैट इन स्ट्राइड। थैंक यू सो मच राना सनाउल्लाह साहब। तब से ना मेरे जहन में, जब से राना सनाउल्लाह साहब ने हमें फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी साहब से तशबीह दी है, मेरे जहन में बाकायदा मंजर कशी हो रही है कि अगर कोई भी ब्रेकफास्ट शो ये दोनों कर रहे हो, मेरा ख्याल है फवाद साहब वुड डू अ गुड जॉब, बिकॉज ही यूज्ड टू डू जॉब। हाँ, तो गुड का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन वो करते थे टीवी पे। हाँ, और माशाल्लाह जुगतबाजी में तो आपको पता ही है नंबर 1 है। अपनी तरफ से खासा फनी होने की एट टाइम्स कोशिश करते हैं वो, सो एट टाइम्स दैट कैन वर्क टू। अच्छा, आज लगता है कि हमें, बाय द वे, शीरीन मज़ारी पीटीवी पे भी करती थी, तो शीरीन मज़ारी वक्त टीवी पे कुकिंग शो करती थी। यू आर किडिंग, आई एम टेलिंग यू, नो आई एम टेलिंग यू, व्हेन शी वाज द एडिटर ऑफ द नेशन, वक्त टीवी पे कुकिंग शो करती थी। आई मीन नथिंग अगेंस्ट अ कुकिंग शो, बट शीरीन मज़ारी कुकिंग जस्ट, मतलब मुझे वो थॉट जो है वो प्रोसेस नहीं हो रही मेरे हेड में। लेकिन आज बड़े जी पैरेलल्स ड्रॉ हो रहे हैं और किसी ने हमें लिखा है, अच्छा अक्सर ये होता है ना जो आप खुद कहना चाह रहे होते हैं फिर आप कह देते हैं कि किसी ने कहा है, तो आज भाई साहब को देख के हमें सेनेटर मरहूम सेनेटर क्या नाम था उनका, हाँ, रहमान मलिक की याद आ रही है। क्यों आपने उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं? नहीं, आपको पता ही है हमारे पास बस हैं टाइयां, तो हमने कहा आज कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसी शाइनी वो उनको बड़ा शौक होता था, अगर आपको याद हो। सो यस, बारिश की बात करते हैं और आलू के पकौड़े याद आ रहे हैं मुझे। आलू क्यों कहा है आपने? फिर से आप वापस चले गए ना फवाद चौधरी पे। कितनी गलत बात है। मैंने नहीं, ये हम नहीं कहते, उनके सियासी मुखालिफिन उन्हें कह रहे थे बजाय, और वो कह रहे थे कि वो सब्जी हैं जो हर एक के साथ फिट हो जाते हैं, अदरवाइज किसी चीज़ से उनको तशबीह नहीं दी जा रही थी, उनके सियासी रुझानात को देखते हुए उनको। हम नहीं आगे जा सकते, मेरा ख्याल है बारिश में ही चलते हैं। उम्मे फरवा हमारा इंतजार कर रही हैं लाहौर में, क्योंकि लाहौर में काफ़ी बारिश हो रही है। और क्या आप बता रहे थे, फिगर्स क्या दिए थे आपने, कितने मिलीमीटर? 150 मिलीमीटर से ज़्यादा। उम्मे फरवा से जान लेते हैं एग्जैक्टली। जी, लाहौर में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि वक्फे से जारी है और अब तक 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वक्त मैं बीडन रोड पे मौजूद हूँ और मेरे अकब में देख भी रही होंगे कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ MD वासा भी मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि लाहौर में ऐसे कौन से इलाके हैं जो कि अभी पानी वहाँ पर मौजूद है और कहाँ से साफ़ कर दिया गया है। अच्छा गुफरान साहब, ये बताइए कि इस जगह के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, इसके निकास के लिए आपने इस पानी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिहाइश भी है, यहाँ पे मार्केट भी है, तो क्या इंतज़ाम किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखें कि पिछले मैनहोल कितने इफेक्टिवली पानी ले रहा है सिस्टम, और इस वक्त 3-4 इंच पॉन्डिंग है, ये मैक्सिमम 20-25 मिनट में क्लियर हो जाएगी।
सिस्टम इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। आप देखें कि लक्ष्मी चौक क्लियर है, इसी तरह हमारे और बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ 2/3 पॉइंट्स जो हैं क्लियर हैं। बाकी जो पॉइंट्स रहते हैं वो इंशाल्लाह 2 to 3 आवर्स में क्लियर हो जाएंगे। और 156 mm बारिश हो चुकी है, बल्कि अब स्टिल अब देखें कि बारिश हो रही है। तो सिस्टम हमारा ठीक काम कर रहा है, स्टाफ भी सारा फील्ड में है, डिस्पोज स्टेशन भी ठीक काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी, सिस्टम ठीक है। जी, आपने एमडी वासा की बात सुनी। उनका कहना है कि काफ़ी जगहों को जो है क्लियर कर दिया गया है और जो मेन जगह थी जैसे लक्ष्मी है, इसी तरह से लारस रोड है, शेरा वाला गेट है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा तादाद होती थी, पानी बारिश का पानी खड़ा होता था। लेकिन अभी इस तरह से है कि वो जगह सब साफ़ है और जिन जगह पे पानी खड़ा है और 2 से 3 घंटे में जैसे ही बारिश का सिलसिला रुकेगा फौरी तौर पर पानी साफ़ कर दिया जाएगा और शहरियों को परेशानी का सामना नहीं करना। बरसर इक़्तिदार जमात है, उसका तो ये फैसला है, लेकिन अदरवाइज़ तमाम जो मद्दे मुकाबिल जमातें हैं वो कहते हैं कि हम तो एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला अब 28 अगस्त को होगा। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया गया, अब 21 अगस्त को होगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध की दरख्वास्त पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया है, तो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ये दरख्वास्त की थी। और साथ ही आपको बता दें कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बारिशों के बायस बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए गए हैं और दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद और बदीन में इंतखाबात होने थे। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो मरासले में कहा है कि सिंध में 22 जुलाई से शदीद बारिशों का इम्कान है और आपको पता ही है कि विच वुड मीन कल से, तो इसके लिए भी सारे तैयार रहें और इसी पे बात करेंगे। अब जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, हमने आज प्लान किया था कि हम आपसे इंतखाबी मंशूर, आपकी तैयारी, किसको अपना सबसे मजबूत हरीफ समझते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन अब तो ये नया ही मामला सामने आ गया है कि इंतखाबात ही मुलतवी कर दिए गए हैं। तो क्या अब आप लोगों ने डिसाइड किया है, करना क्या है, राज़ी हैं इस फैसले पर सब? नहीं, किसी सूरत राज़ी नहीं है और उसका सबब यह है कि भाई इतने अरसे से बारिशें भी चल रही हैं, सारे काम भी हो रहे हैं और हम एतराज़ात भी कर रहे थे, उस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया। वोटर लिस्टें ठीक नहीं की, आरओज़ के तकर्रुर हुए हैं गलत तरीके से, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया। पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में इतनी खराबियां थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हुआ है, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। हम बार बार मुतालबा करते रहे कि कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बावजूद भी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं हटाया जा रहा। झंडे लगा लगा कर तरक्याती काम हो रहे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब मनपसंद पार्टी अगर आपके पास चली गई बिल्कुल आखिर में जाकर और आपने जो है वो उसकी बात मान ली, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर इसको मुस्तरद किया। और इत्तेफाक की बात है कि सिंध हाई कोर्ट में तो MQM गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, नून लीग गई, GDA गई, पीपल्स पार्टी गई, ये सारी जमातें मुत्तफिका तौर पर सिंध हाई कोर्ट में गए थे कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाया जाए। मैं तो हैरान हूँ इन जमातों को बल्दियाती इलेक्शन से क्या तकलीफ है, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया था। अब जो है वो 3 दिन पहले जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं तो इन्होंने ये कहा कि भाई बारिश की वजह से हम ये मुलतवी कर रहे हैं। ये मेरी समझ में ना आने वाली बात है और मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश हो रही है कराची के खिलाफ, इसलिए कि कराची को इस वक्त शदीद जरूरत है बल्दियाती इदारों की। नहीं तो आपने हाफिज नईमुर रहमान साहब आपने करना क्या है फिर? अब लाहे अमल अगला है कि आप यहाँ हमें तो बता रहे हैं, लेकिन क्या एहतजाज करेंगे? बिल्कुल 3 दिन तो रह गए। तो जी कल जो है वो हमारा सिंध इलेक्शन कमिश्नर के बाहर बहुत बड़ा धरना होगा और वहीं पर हम अब सोचेंगे कि ये धरना प्रोलॉन्ग कितना करना है, और इसलिए कि इनके ऊपर ये प्रेशर जरूरी है। ये सिर्फ बारिश वारिश का चक्कर नहीं है, ये कोई और ही चक्कर है। अगर तो मनपसंद जमात वो अगर उसको वो पार्टी वो उसकी जो है वो ऐसी तैती हो रही है और वो लोगों में जा रहे हैं तो लोग उनको रिस्पांस नहीं दे रहे, और जो पॉपुलर वेव के ऊपर चलने वाले हैं कराची वाले उनको भी रिजेक्ट करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत नहीं कर पा रही कुछ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब हमें मैंडेट नहीं मिलने जा रहा तो हम खेल ही बिगाड़ दें, ये नहीं करने देंगे। ये तो आपको तहफ़्फ़ुज़ात किस इलेक्शन कमीशन के किरदार पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं नईम साहब? 100% तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें मैं तो आपको गिनवा रहा हूँ ना, किसी चीज पर एक्शन नहीं लिया। कैसे मुमकिन है कि बल्दियाती इंतखाब का शेड्यूल अनाउंस होने के बाद एक पार्टी का सियासी वर्कर, तर्जुमान, लीडर, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हुआ है, वो झंडे लगा लगा कर गाड़ियों में जो काम 14 साल में नहीं किया वो काम कर रहे हैं, लाइनें डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो अल्लाह का करना ऐसा है कि ये बार बार एक्सपोज होते हैं। बारिश आई और जितनी उन्होंने कारपेटिंग की थी वो सब बह गई। MNAs यहाँ से 14 और 4 ये और 3 पूरे 21 मुंतखब हुए और उन्होंने जो 2 नंबर काम किया था सड़कों का
करोड़ों रुपए के फंड से, कराची से किसी को लेना देना क्या है, वो सब बह गया। ये तो बुरी तरह बेनकाब हो गए अभी। तो अगर नईमुर रहमान साहब, अगर वो बेनकाब हो भी गए हैं तो अच्छी बात नहीं हुई वाकई, क्योंकि बारिशें जो हैं वो हर किसी को बेनकाब कर रही हैं। तो जितनी बारिशें होंगी तो वो तो और ज़्यादा एक्सपोज होंगे, नंबर वन। और बारिश एक पिछले, अगर आपने हफ्ते देखा है, वो बड़ा एक सीरियस थ्रेट बन गया था। तो ये एक रियल डेंजर भी है। ये है कि अगर इनको ये काम करना था ना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मालूम है आज से तकरीबन जो है वो 3-4 महीने पहले की बात है, जब ये बल्दियाती इलेक्शन से सूबाई हुकूमत फरार हासिल कर रही थी और बार बार इलेक्शन कमीशन इन्हें डेट दे रहा था, तो हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें इसे पिटीशन में तब्दील करके हमें इस्लामाबाद बुलाया था। मैं खुद गया था सैफुद्दीन एडवोकेट साहब के साथ, पेश हुआ था, वहां पर हियरिंग हुई थी। हमने सूबाई हुकूमत के ये तमाम जो डिलेइंग प्रैक्टिस थी उसके खिलाफ बात की थी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको एक टाइम लाइन दी थी कि इतने अरसे के अंदर आप ये अमल मुकम्मल करें और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन होगा। अब बात ये है कि जब इतनी सीरियस पार्टी जमात इस्लामी जो इतने अरसे से फॉलो कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक फॉलोइंग इनको नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन भी गूंगा बेरा अंदर तो वैसे बन जाए तो बन जाए, उन्हें पता तो चलता है ना पल्स का। तो वो जब हम वाहिद पार्टी थे, एक पार्टी थे जो मुकदमा लड़ रहे थे कराची के लोगों का कि बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए, आपने बुलाया भी था, हियरिंग भी की थी, तो अब आपको क्या तकलीफ थी? आप हमें सर आप मुझे बताइए ना, अब तो ये सामने आ गया, मामला मुलतवी हो गया, अब आपको सर्टनली तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत के किरदार पे भी, इलेक्शन कमीशन भी आप कहते हैं बायस्ड है, तो अब अदालत से भी आप रुजू करेंगे क्योंकि अब टाइम वक्त बड़ा कम है, मुकाबला धरना देने से तो क्या ही हो जाएगा। हमारा तो अब लाएअमल ये है कि हम अवाम, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पता नजर इसके कि इलेक्शन इन्होंने मुलतवी किया है, वो तो एक अलग मसला है, इस पर हम तो अपना एहतजाज भी नोट करवा रहे हैं, कानूनी रास्ते के लिए भी मशवरा करेंगे, लेकिन सीधी बात यह कि हो सकता है ये अल्लाह ताला की तरफ से कि अब तो हमारी जो कराची के हुकूक की तहरीक और आगे बढ़ जाएगी, ये समझ रहे हैं कि मोमेंटम टूट जाएगा। आप यकीन करें, इस वक्त कोई सर्वे करके देख लीजिए, लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि अब कराची में जमात इस्लामी का मेयर आएगा। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, सर्वे करें वो लोगों से। नहीं तो आपको सबसे ज्यादा अपना सबसे टफ कंपटीशन किससे नजर आता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप अपना कंपटीशन समझते हैं, MQM को समझते हैं, PSP को समझते हैं, पीपल्स पार्टी को समझते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमात इस्लामी की जो पोजीशन है ना, तहरीक इंसाफ का वर्कर और सपोर्टर हो, चाहे PTI का, अपना पीपल्स पार्टी का, चाहे MQM का, आप यकीन करें कराची की बल्दियात के हवाले से, इतना मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं कौमी और सूबाई में स्वीप करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि कराची की बल्दियात और कराची के मेयर के लिए इनके सारे सपोर्टर जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि हम मुसलसल इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, और यही परेशानी है सबको, इसीलिए सब हाई कोर्ट गए थे। देखें जो इस वक्त मजीद दूसरी तीसरी पार्टियां भी शोर मचा रही है ना कि इलेक्शन, जो ये भी कह रही है कि इलेक्शन क्यों मुलतवी हुआ, उनसे आप ये सवाल जरूर कीजिएगा कि आप हाई कोर्ट में क्यों गए थे इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए। वो कहेंगे कानून साजी नहीं हुई थी, तो कानून साजी तो अभी भी नहीं हुई। तो इसका मतलब तो ये है कि आप भागना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी कराची नहीं है। जो जमातें यहाँ से भारी भारी मैंडेट लेती रही हैं, उनकी अगर प्रायोरिटी होती तो मतलब मैं मजीद उनकी तफसील में नहीं जाता। तो अच्छा नईमुर रहमान साहब, पहले भी हमने देखा इन द पास्ट भी, जब आप लोगों ने धरना दिया हुआ था तो फिर पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए, आपने उनसे बातचीत की, तो ये भी वही मौका है, आप बातचीत कर लें उनसे। देखिए बातचीत उनसे क्या, अब पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा कि डिले करें। अब मैं खुद हैरान हूं कि चक्कर आ जाते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। वो ये कहते हैं कि हमने नहीं कहा, हमने कहा भाई आपके चीफ सेक्रेटरी का नाम आ रहा है कि उसने कहा कि बारिशें इसकी वजह से मुलतवी हो। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी की तरफ से हम नहीं चाहते थे कि इलेक्शन डिले हो। अगर पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड ये बात कर देती है और उनकी तरफ से कोई लेटर इस तरह का आ जाता है तो सीधी बात है, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से। लेकिन हम ये सवाल जरूर पूछना चाहते हैं पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, नून लीग और GDA से, ये हाई कोर्ट क्या लेने गए थे वहां, और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन ये लोग कर रहे हैं अपना MQM वाले, वो क्या करने गए? तो इसका तो मतलब ये है कि इनमें से कोई पार्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकती जो गुस्सा इस वक्त कराची के लोगों में है। अगर किसी ने ये समझा हुआ है कि कराची के लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनकी जेब में है, आप 4 साल में वहां पर 3 दिन के लिए आए, आप यहाँ पर पैकेजेस के ऐलानात करें। अच्छा, आप साहब आप तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी पोजीशन को लेके, चाहे 24 को चाहे 28 अगस्त को, आपके जो पैनल्स हैं, आपने जो लोग खड़े किए हुए हैं, मतलब तमाम सीटों पे आपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, और आप उनके हवाले से भी कॉन्फिडेंट हैं कि आपके जो पैनल्स हैं वो आवाम में गली मोहल्ले की सतह पे इतने मकबूल हैं और इतना लोगों से इन टच हैं कि उनको कामयाबी मिलेगी? इंशाअल्लाह ताला। देखें इस वक्त एक वेव है, जब वेव होती है ना तो उसके नतीजे में जो निचली सतह के जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी एक जो है ना बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है।
आपने वेव्स देखी है ना मुल्क में, कराची में इस वक्त एक वेव है कि हमें अब रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, रीबिल्डिंग चाहिए कराची की, इसलिए कि बहुत टूट गया। और इन सब पार्टियों को, यानी जिस पार्टी को लोग पसंद भी करते हैं ना, हमें हर एक को हक हासिल है कि वो किसी लीडर को पसंद करे, उसके नेशनल नैरेटिव को पसंद करे, नो प्रॉब्लम। जो उनके नेशनल नैरेटिव को पसंद करते हैं वो कराची में उनके कंडक्ट और उनकी परफॉर्मेंस से नाला है। तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई के सपोर्टर जो हैं वो नेशनल नैरेटिव तो इमरान खान का पसंद कर रहे हैं, लेकिन कराची में पीटीआई के सपोर्टर वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो सच्ची बात है वो बात को बताता हूँ। जाहिर है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तालिब इल्म भी हूँ, मैं ना किसी से दुश्मनी और ना किसी से नफरत की बात करता हूँ। उनके लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इमरान खान के पास कराची में जो टीम है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर वो कुछ कर सकते तो ये 4 साल में बहुत कुछ करते। और विफाक से मुतालिक जितने सब्जेक्ट कराची के लिए थे, मर्दमशुमारी से लेकर कोटा सिस्टम, और फिर आप आ जाइए ग्रीन लाइन से लेकर के इलेक्ट्रिक, इन तमाम उमूर पे फिर विफाक की तरफ से कुछ नजर आता। जो पैकेज का ऐलान हुआ K4 मंसूबे के हवाले से, उसमें विफाक में बजट नहीं रखा गया, KCR के लिए बजट नहीं रखा गया, ना वो जितना रखा गया वो भी कंज्यूम नहीं हुआ। तो अब कराची के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, वो इमरान खान को पसंद करें या नवाज शरीफ को पसंद करें या बिलावल भुट्टो को पसंद करें, उनको पता है कि इस वक्त बारिश हुई तो हम डूब गए, कीचड़ भरी हुई है, गिलाजत का ढेर शहर है, कोई मंसूबा नहीं बन रहा, 17 साल से पेंडिंग है, कोई 15 साल से हुकूमत में है, कोई 35 साल से शहर में विराजमान है, कोई 3.5 साल भारी मैंडेट ले चुका, किसी ने पलटकर कराची की तरफ नहीं देखा। तो कराची का लोग अपने गुस्से का इजहार भी करेगा, अपनी महबूब लीडरशिप से भी, जिसको वो पसंद करता है उससे भी नाराजगी का इजहार करेगा, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को सपोर्ट करेगा। और मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी इस वक्त एक ही पार्टी है जो कराची को सर्व कर सकती है। इंशाअल्लाह करेंगे, ये भागने नहीं देंगे। जाए 28 अगस्त पे इनको भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर। और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज आपको पता है कल हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब को दावत दी थी, आज इन्हें हम ये सीरीज़ कर रहे थे कि तमाम पार्टियां, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बड़े हमें कॉन्फिडेंट लगे थे, और एक उनके पास पॉइंट ये था कि मैं ये कर चुका हूँ पहले, तो अब भी मैं कर सकता हूँ, तो लिहाजा वोट हम ही को मिलना चाहिए। और हाफिज़ नईमुर रहमान, सच बात तो ये है कि जमात इस्लामी ने चंद बरसों में काफ़ी काम वैसे किया भी है और नज़र भी आया है, कराची में काफ़ी काम किया। अच्छा, पंजाब पॉलिटिक्स पे अभी हमने दोबारा बात करनी है। पिछले घंटे में हमने राना सनाउल्लाह से बात की थी, और अब एक और पर्सपेक्टिव लेंगे। भाई, जिस जमात का उम्मीदवार वज़ीर आला के लिए पीटीआई का उम्मीदवार है चौधरी परवेज़ इलाही, उस जमात का पर्सपेक्टिव भी तो होना चाहिए ना। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग काबिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब शुक्रिया। आगा साहब, कल वो दिन है अब जब पंजाब में वज़ीर आला का चुनाव होगा, आप लोग पूरा एतमाद तो सर्कली हैं कि परवेज़ इलाही की फतह पक्की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी पर तोल रही है। वो कह रहे हैं कि आपको इत्तलाई है, उनका भी प्लान है कुछ ट्रम्प कार्ड दिखाने का, तो आप समझते हैं कि आखिरी मरहले में खेल पलट सकता है? देखें, वो माल प्रैक्टिसेस की सियासत करते हैं। हमेशा सियासत में माहौल को ख़राब करने में, गंद डालने में, सियासत को परागंदा करने में उनका कोई सानी नहीं है। तो वो अपने दावे पे कायम है, और वो समझते हैं कि हम इस मरतबा भी गंद डालेंगे और गंद डाल के उसमें से सोना निकालेंगे। ये उनका तरीका है, और ये इस दफ़ा काबिल अमन नज़र नहीं आ रहा। और इंशाअल्लाह देखें, ये पार्लिमानी पॉलिटिक्स जो है वो वोटों के साथ जो है वो किसी को मुंतखब करती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास मैंडेट पूरा है, हमारी तादाद पूरी है, बल्कि इंशाअल्लाह हम दूसरों के अंदाजे से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बिल्कुल, लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा है कि पंजाब में जिस सतह की कशीदगी जो है वो रही है, और हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये कम होगी, तो कल के इलेक्शन के बाद ये हालात मज़ीद कशीदा हुए हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। तो आप जैसे तजुर्बाकार सियासतदान भी समझ सकते हैं कि इन हालात में किसी के लिए भी हुकूमत चलाना डेफिनेटली एक चैलेंज होगा, आसान बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके बावजूद हुक्मरानी की कड़वी गोली निकलने के लिए तैयार हैं, या इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जी कब हमारे हाथ आए? देखें, इसमें कोई कड़वी गोली खाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपना अपना तर्ज़ सियासत होता है। हमारा तर्ज़ सियासत मुफाहमत और रवादारी जो है हमारी सियासत का जुज़्व अव्वल है। चौधरी बरादरान हमेशा
जो सियासत करते हैं। और चौधरी परवेज़ लाई ने साबित किया हुआ है जितनी कामयाब हुकूमत 5 साल पंजाब के अंदर बतौर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई ने चलाई और निभा के दिखाई, और जितने काम किए और फिर फलाह के काम किए, यानी पाकिस्तान के अंदर जो फलाई रियासत का तस्वर अमली तौर पे जो साबित किया और अमल पैरा किया, वो चौधरी परवेज़ लाई ने किया। हमारे दौर के अंदर अच्छे मेयार की तमीरात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, करप्शन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, और ये सारे सिलसिले जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज़ लाई के अंदर बदरजा अच्छा, मौजूद हैं। आगा साहब ये बता दें कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं तो सर्टनली वो इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर ही पंजाब के हुक्मरान होंगे ना। अब इमरान खान की टीम तो वाज़े कर चुकी है कि वो तो भाई पंजाब की तमाम मशीनरी, अफसरान, वसाइल वगैरह वफाकी हुकूमत को तंग करने हैं, उन्हें हटाने पर सर्फ करेंगे। अब इन हालात में चौधरी साहब कैसे डिलीवर कर पाएंगे पंजाब के अवाम को? देखें, ये जो नीयत होती है ना, वो कहते हैं नीयत बरमुराद, ये नीयतों पे दारोमदार है सारे अमाल का। इंशाल्लाह हम अच्छी नीयत वाले लोग हैं, चौधरी परवेज़ लाई अच्छी नीयत से काम करने वाले हैं और लोगों की खिदमत करने वाले हैं। इंशाल्लाह हम खिदमत की तरफ तवज्जो देंगे। हम ये बर्बादी वाले काम जो हैं वो ना हमने कभी सोचे हैं, ना हम करने देंगे। और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, हम कोई भूले ना, अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज़ लाई एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं। जहाँ पे ज़्यादती होगी वो उसको दरगुजर भी नहीं करेंगे और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। ऑलराइट, कामिल अली आगा साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग काफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अच्छा जी, कल हमने एक रिकॉर्ड किया इंटरव्यू, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। अक्सर लोग यूरोप की बात करते हैं, मुल्कों की बात करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली जब EU की बात करते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मतलब EU में क्या क्या आता है, और बहुत से सवाल इस किस्म के होते हैं। EU की एम्बेसडर जो हैं, नई एम्बेसडर टू पाकिस्तान, वो अभी कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान आई हैं। उनको हमने इनवाइट किया अपने शो पे। बात डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में मशहूर हो चुकी है कि कोई भी नया एम्बेसडर आए उसने जियो पाकिस्तान पे जरूर आना होता है। और हमें शौक भी है कि तो डॉक्टर रीना कियोंका इनका नाम है, और बहुत अच्छी बातें हुई उनसे। वी वुड लाइक यू to hear some of it. Thank you very much, Madam Ambassador, and welcome to Pakistan, and thank you for joining us here on Geo Pakistan this morning. You are heading a very important mission. Please do tell us, how do you value the relation between Pakistan and EU, and is there room for improvement in this relationship? There's always room to strengthen relations, but the relations are good, they're strong. They're of a strategic nature. So Pakistan is a strategically interesting and important country for the European Union for any number of reasons, including trade, including climate, including regional stability. So I could go on, but I won't. Madam Ambassador, please help us understand, since EU is not just one country, it's an organization with its unique structure. How does this organization work on diplomatic front? Well, the EU got started many decades ago as a peace project. In fact, it was combining the coal and steel production and coal materials, so that Europe, the main two at the time European states, would never go to war again. This was in the aftermath, of course, of the Second World War. And since that time, the EU has expanded 7 times to 27 countries. So we're a supranational group of countries who share values, who share priorities, and we have a lot of items on the agenda that we work on together. Surely, part of what we do is retained by the member states. They themselves decide, but a whole bunch of policies are pooled so that the member states work together. And so what that means in diplomatic terms or political terms is that we often take positions as an EU and policies that we try to advance together, and also with our partners around the world, including Pakistan. Madam Ambassador, we understand this is your first time in Pakistan and you've been here a few weeks. What have been your first impressions?
Yes, indeed. We were speaking earlier that the day I arrived, it was 42 degrees here, so I felt very warmly welcomed. But so far, I've also seen my first part of the monsoon, so that's been interesting. It's been an intense several weeks, 3 weeks. I've been focusing very much also on meeting people, meeting my new colleagues in the delegation, and whenever I get a chance to look around and try to start understanding Pakistan a little bit. So are you planning to go beyond Islamabad? There's a whole, country there's a lot left. to see. Yes, there's a lot to see and experience. Sure. I mean, I've had 3 weekends here so far, and the first one I spent seeing Islamabad. The second we went to Murree and explored a bit there, and the third one was in Taxila. Nice. Looking at the fantastic excavations, the museum. And so slowly, we're expanding our sort of circle of what we're able to see. All right, you probably have seen more than a lot of other people in just 3 weeks. Madam Ambassador, one thing that we really want to discuss on this platform here, that Pakistan values GSP Plus status from EU. It is of great importance to us, and recently there has been a delegation to review it as well. So what should we expect on that front? Well, there was a very important monitoring delegation here the first week that I arrived, in fact, to look at Pakistan's implementation of the 27 labor and human rights and environmental rights conventions that need to be fulfilled under the GSP+. GSP Plus is a program by which Pakistan has been able to enormously increase its trade flow to the EU under very favorable terms. So it's important. It's something that needs to be renewed. Pakistan will have to reapply for the GSP Plus because there's a new iteration of it coming out. And so this monitoring mission's aim was to really look at where Pakistan is in terms of the implementation, so as to write a report that will then be handed over to what we call the co-legislators in Europe, the Council, that is the member states together, and the European Parliament. And together, those two will assess what they think Pakistan's track record has been. Moving on, Madam Ambassador, we see women facing a lot of challenges globally. There's a lot to learn from the West regarding women empowerment and economic stability of women. How can EU as a whole make a contribution to uplift women in our region? Well, we have something that's called the Gender Action Plan that we've come out with last year, I believe, that has also an external component, and it's all about increasing opportunities for women, focusing on women empowerment. And leveling the playing field, if you will, in terms of employment opportunities, also political representation, that sort of thing. So it's one of our major priorities, in fact. And the reason is very simple. It's that time after time, empirical study after study have shown that a more diverse workforce produces a better product, if you will, and not just in business terms, but also in political terms. So it's necessary to have the whole gamut of the population represented in business, in politics, in education, whatever. Well, I'm so glad that you brought this up, but another topic which is very close to our heart, and I have to ask you, Madam Ambassador, that although it's been 3 weeks that you're here, but what have you tried so far when it comes to our food, our cuisine? We ask everybody. Yes. Oh, what have I not tried? That's the more apt question. Yeah, no, I've been trying to eat quite a bit of Pakistani food, not quantity, but the range.
I like anything with lentils. The grilled meats are absolutely fantastic, as are the salads. But I could go on. I could go on. There are some colleagues who have warned me that during a posting in Pakistan, you really have to be careful because it's very easy to gain weight. And there are greater chances of putting on weight, particularly when you're here in the mango season. Oh yes, have you tried our mangoes? And we have a wide variety. Well, I sent a tweet a couple of weeks ago asking what would be an appropriate number of mangoes to eat at one sitting, and I got a lot of feedback. Well, nobody's counting, so you can have as many mangoes as you would like. Thank you so much for being with us. अच्छा खानों के हमारे बड़े चर्चे होते हैं, वैसे हमें इनको कहना चाहिए था कि हलीम ट्राई करें क्योंकि वो लेंटिल्स का जिक्र कर रही थी। तो अच्छा लगा जी हमें इनसे बात करके। अच्छा, और मेरा ये ख्याल है, मुझे लगा कि आम इस मरतबा ज़रा कम आया। आपके घर? नहीं, वैसे ओवरऑल इट वाज नॉट a very long season for mangoes. It's still like ongoing, मतलब खत्म नहीं हुआ। But अब जरा जाना शुरू हो गया है, sort of. Basically कह रहे हैं मुझे कोई आम भेजे। अब काला चौसा आ रहा है, सफेद चौसा किसी ने स्टोर किया हुआ है तो वो आ रहा है। 12 नंबर आना शुरू हो गया है कुछ। 12 नंबर? My God, ये पूरी कोई फिलोसफी हो रही है। आमों पे ब्रेक ले लेते हैं। अनवर रटोल की एक और फॉर्म होती है। अनवर रटोल की एक और फॉर्म होती है 12 नंबर। दुआ ज़रा केस से मुताल्लिक़ हमारे पास एक लेटेस्ट है और आज ही सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया है इनकी बाजियाबी के हवाले से और वो फैसला महफूज कर दिया है, लेकिन आज ही सुनाया भी जाएगा। तो इसका बड़ा इंतज़ार भी था कि क्या फ़ैसला होगा। तो दिस इज़ द लेटेस्ट, हमने आपसे कहा था आपको अपडेटेड रखेंगे एंड दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट दैट वी हैव। मोर ऑन दिस लेटर। तो आज ये फैसला सुना दिया। आई गेस शी कैन गो बैक टू हर फैमिली मे बी। लेट्स सी, बट शी सेड कि वो अपने घर वालों के पास वापस भी नहीं जाना चाहती, लेकिन ना वो अपने शौहर के पास जाना चाहती है। अमान में ही है फिलहाल। तो एनी हाउ हम इस बारे में तो आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन एक खबर जो विच वाज आल्सो आवर टॉप स्टोरीज, इलॉन मस्क के स्पेसएक्स रॉकेट ज़मीन से खला में तहाइफ लेकर रवाना हो गए हैं और इन तहाइफ में दुनिया भर से मुंतखब करदा आर्ट वर्क्स भी शामिल हैं, जिसमें अ पीस ऑफ म्यूज़िक, कुछ आर्ट और दीगर चीज़ें हैं। और जिन आर्टिस्ट्स का काम इसमें सेलेक्ट हुआ है उसमें हमारी अपनी आयशा मुबारक अली भी शामिल हैं, जो बहुत ऑनर, बहुत एजाज़ की बात है। मतलब हम यहाँ इस वक्त ये बात कर रहे हैं, दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ बिग, और इसको एक्चुअली समझने की भी ज़रूरत है कि वाई इट इज़ सो बिग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो एक आर्ट को हम एक आर्ट फॉर्म में जानते हैं, लेकिन वो अब इतना डेवलप कर गया है, इतना एवॉल्व कर गया है कि ये हमें आयशा खुद समझाएंगी और इसलिए हमने उनको इनवाइट किया है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं आयशा। वेलकम टू जियो पाकिस्तान, हाउ आर यू? थैंक यू। यू मस्ट बी एक्सटैटिक कि ये तो एक बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है जिसमें आप एकदम से शामिल हो गई हैं। प्लीज़ टेल अस अबाउट योर आर्ट, और आप हैं फ्यूजन टेक आर्टिस्ट, यही समझा दें कि क्या है। Thank you. And this is actually, you know, when we talk about future, obviously space is a huge part of it. And obviously space, why? Because when we say future, then the frontier technologies and art and the 3D art, obviously these all of the things combine our creativity and imagination, right? So all of these things are part of this project, this mission, a SpaceX flight that actually went abroad, CS-25, Dragon and part of the Falcon rocket. And it is now aboard, so you know it's very exciting because again. How did you get selected for it? ये भी एक जर्नी बताएं अपना कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक आप कैसे पहुँची? So I started off as a traditional artist, as a fine artist, you know, slowly developing my techniques. But now I'm at that point where, you know, I got interested in space, and it's obviously the idea of unknown and exploring it through frontier technologies. So वो चीज़ मुझे वहाँ ले आई, and I was exploring it on my own through research. So like past 2 years I've been doing this. So now, you know, now it's here. नहीं, मगर यहाँ तक इलॉन मस्क की स्पेसशिप तक आपका आर्ट पहुँचना, दुनिया में कितने ही आर्टिस्ट हैं जो मतलब कहीं आपने देखा या उन्होंने आपको खुद कांटेक्ट किया? Actually I was part of Meta Visionaries. So I'm a creative director of Meta Visionaries, and we are doing a number of projects like this. So one of them is the GSSC, the Global Space Sustainability Challenge, which we are also launching as part of this plan. कि हम चीज़ें स्पेस में भेजेंगे, एक्सपेरिमेंट स्पेस में भेजेंगे, उसमें आर्ट भी साथ जाएगा, म्यूजिक भी जाएगा, and those things will come back through AI boxes, and they have algorithms you know, running in them. So again, this is just one project. We are building space innovation labs, which will be directly in contact with space, which is I think the next step to the art itself. अच्छा आयशा, ये भी बताइएगा exactly
जो ये बात अभी स्ट्रगल ही कर रहा हो समझने के लिए, बिकॉज इतना इवॉल्व्ड आर्ट फॉर्म हो चुका है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर आर्ट? Okay, my art is a fusion of different techniques. It has 3D bits and it is run by AI. Okay, and what do I mean by AI? Artificial intelligence, the collaboration with the robots, if I say it in very simple terms, right? बिल्कुल सिंपल ही कर दें आप इसको. Exactly. तो जो robots के साथ आप काम करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो आर्ट की क्रिएशन हो, चाहे वो आर्ट को जिस तरह एग्जीक्यूट करें या जिस तरीके से आर्ट वापस आ रहा है, लाइक इन दिस केस द स्पेस एक्सपेरिमेंट दैट वी आर डूइंग. तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट लोग जो बायोलॉजी में भी काम कर रहे हैं उसको आर्ट के साथ मिक्स किया जा सकता है. जैसे अगर कोई इम्यून सेल्स पे काम कर रहा है, कैंसर सेल्स पे काम कर रहा है, सो व्हाट्स द यूज़ ऑफ सेंडिंग इट टू स्पेस? लाइक दैट्स द क्वेश्चन, राइट? द यूज़ ऑफ सेंडिंग इट टू द स्पेस इज कि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी है. जो चीज़ें आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना यहाँ उसका सोल्यूशन निकालने में, वो चीज़ें बाहर जल्दी हो जाएंगी इन द स्पेस, बिकॉज ऑब्वियसली माइक्रोग्रेविटी इज परफेक्ट. सो मेनी ब्रांड्स आर सेंडिंग नाउ देयर एक्सपेरिमेंट्स, एंड वेयर डज आर्ट कम इन? सो दैट्स द क्वेश्चन मार्क. चले वहाँ तो भेज दिया, फिर आर्ट को क्यों भेज रहे हैं लोग? एग्जैक्टली. सो आर्ट को इसलिए भेज रहे हैं कि आर्ट जो है ना, अगर हम AI के साथ भेजते हैं तो उसकी फ्यूजन, एक तो ये कि उसको आप विजुअलाइज करते हैं. कोई भी आइडिया है, जैसे अगर कोई सेल्स भी हैं तो उसको आप विजुअलाइज करते हैं, राइट? आई हैव एक्चुअली वर्कड ऑन सम प्रोजेक्ट्स व्हिच इज अबाउट द सेल्स इटसेल्फ. तो आप उसको विजुअलाइज करते हैं. अब इवन विजुअलाइजेशन में आर्ट आ गया. उसको जब आपने AI के थ्रू रन किया, देयर आर ऑलवेज ग्राफिक्स इन्वॉल्व. जब आप स्पेस की ऊपर से पिक्चर्स लेते हैं, यू नो दैट इज आर्ट. तो अब आयशा, जब अब ये वापस आएगा, जिस तरह आप कह रही हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन सम अदर फॉर्म, या फिर वो इवॉल्व कर चुका होगा, वो चेंज हो चुका होगा? इज दैट राइट? Yeah, that's right, but actually that is part of another project itself. Because वो जब आएगा, you can put algorithms in it. You can decide what those algorithms are as an artist, as a musician. कि हो सकता है कि अगर जैसे आप musician हैं, you send a music piece, just to give you another example. वो music piece वापस एक different form में आ सकता है. हो सकता है आपने कोई recorder भेजा and that is recording the sounds of the planets in a new way, right? So that is interesting. जो आपने art उसके साथ भेजा, that gives direction in new way to the people who are aboard. कि how to do that experiment in itself. मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ भी मेटा विजनरीज हैं. और आयशा, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है कोई मेटा विजनरी? It's a global team and it's a platform which works with the frontier technologies and space economy. So we're bridging that with the metaverse. तो अगर आप जैसे लड़कियां आप जैसा काम करना चाहें या बच्चे काम करना चाहें तो वो कैसे करें? आप जैसा वो मेटा विजनरीज में आना चाहें, and how would that work for them? I think it's exciting times to be living. अगर आज वो नहीं कर सकते फिर कब करेंगे? That's my question. Today it's accessible. राब्ता कर सकते हैं online. Exactly. Because education is huge part of it and we always aboard students with MetaVision. जबरदस्त. आयशा का काम आप देख सकते हैं. She is on Instagram with her own name, आयशा मुबारक अली. तो look her up और आप इनका काम देखें. aishaamali.art, right? Yeah. जबरदस्त. Thank you so much for being here with. हम इसको follow up रखेंगे. We are going to see you tomorrow.